हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ को पढ़ेंगे। क्लास 10th में मैथ का एक चैप्टर है त्रिभुज। आज हम लोग जो है त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज में जो है सर्वांग समता के बारे में तो जो है क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, और इसमें जो है क्लास 10th में समरूपता के बारे में पढ़ेंगे, तो जिसको बोलते हैं सिमिलरिटी। तो आज हम लोग जो है समरूपता के बारे में देखते हैं। तो समझते हैं समरूपता होता क्या है। तो दो त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। अगर हमें ये दिखाना है कि ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है, तो समरूप को समझते हैं। समरूप क्या होता है? समरूप, इसका मतलब क्या होता है? समान रूप। एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज जैसा लगना चाहिए, देख करके ये लगे कि ये इसका ही एक पार्ट है। उसके ऐसा नहीं होगा कि उसके सारे अंग बराबर होंगे। जैसे सर्वांग समता में हम लोग पढ़ते हैं, सर्वांग समता में क्या रहता है? सर्वांग समता। तो सर्वांग समता में क्या रहता है? सर्व अंग सम। ऐसा त्रिभुज जिसके सारे अंग, तीनों भुजा और तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजा और तीनों कोण के बराबर होते हैं, तो इसका मतलब त्रिभुज सर्वांगसम होता है। तो सर्वांगसमता दूसरी टॉपिक हो गई। इसमें हम लोग समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। समरूपता में बेसिकली वो उसके जैसा दिखता है। जैसे समरूप का मतलब होता है समान रूप। ये वाला त्रिभुज है, इसके जैसा ये वाला लगना चाहिए, तो इसको बोला जाता है समरूपता। तो कोई भी त्रिभुज अगर समरूप होगा तो उसके लिए जो है कुछ कंडीशन का पालन करना पड़ता है, एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के समरूप दिखाने के लिए। जैसे सर्वांग समता के कई सारे रूल हैं। भुजा 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 सर्वांग समता, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, कोण कोण भुजा सर्वांग समता, और उसके बाद फिर RHS सर्वांग समता, जिसको मैंने क्लास 9th में बताया है। तो इसमें जो है जैसे उसमें हम जो है सर्वांग समता के रूल को क्लास 9th में पढ़ते हैं, वैसे 10th में हम लोग समरूपता को पढ़ते हैं। समरूपता के कई सारे नियम रहते हैं, तो इसमें से हम लोग कुछ नियम को देखते हैं। जैसे पहला नियम ये देखते हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज है, उसके तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हो, तो इसका मतलब त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। एक त्रिभुज के तीनों कोण, तो तीन कोण में क्या हो जाएगा? तो समरूपता का पहला नियम हो जाएगा, समरूपता का पहला नियम ये होगा कि इसके तीनों कोण, किसी एक त्रिभुज के तीनों कोण, तो इसमें क्या है? कोण ए किसके बराबर होना चाहिए? कोण P के बराबर होना चाहिए। इसी तरीके से कोण B किसके बराबर होना चाहिए? कोण Q के बराबर होना चाहिए। और कोण C किसके बराबर होना चाहिए? कोण R के बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों कोण जो है बराबर है, तो इसका मतलब त्रिभुज क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज ABC सिमिलर हो जाएगा। ये सिमिलर का चिन्ह होता है, सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज PQR के। तो इस तरीके से अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर होते हैं, तो इसका मतलब वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब अगर दो भी कोण बराबर हो तब भी त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, क्योंकि अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर होंगे तो क्या होगा? तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। अगर हम इसको लेते हैं, इसको दिखाने के लिए समरूपता का दूसरा नियम क्या है? समरूपता का दूसरा नियम ये बोलता है कि अगर जो है दो कोण बराबर हो, किसी भी एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर हो, तो इसका मतलब त्रिभुज क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो कोण A अगर बराबर है किसके? कोण P के, और कोण B बराबर क्या है? कोण Q के। इसका मतलब जो है इसमें क्या लग जाएगा? एंगल समरूपता हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर एक त्रिभुज के दो कोण दिखा दे दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर है, तो इसका मतलब त्रिभुज क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब इसको अगर हम जो है एग्जांपल मानकर समझें, इसका मान ले ये 50 अंश है, ये वाला 50 मान ले, क्योंकि तो ये P के बराबर है, और इसको मान ले अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। अब तीसरा, अगर 180 में से इसमें से घटाते हैं, कोण C बराबर क्या होगा? 180 माइनस कोण A का मान कितना है? 50, और कोण B का मान कितना है? 70। कितना हो जाएगा? 180 माइनस 7 5 12, 120 मतलब 60 अंश। तो ये वाला कोण C कितना आ जाएगा? 60 अंश। इसी तरीके से अगर हम PQR में कोण R निकालना चाहें, तो कोण R बराबर क्या होगा? 180 माइनस कोण P माइनस कोण Q। तो P और Q का मान कितना है? P का मान कितना है? 50 अंश है। इसी तरीके से Q का मान कितना है? 70 है।
180 माइनस 7 5 12 120 कितना हो जाएगा 60 अंश। इसका मतलब कोण सी अपने आप कोण आर के बराबर हो जाएगा और ये त्रिभुज क्या हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा, सॉरी समरूप हो जाएगा। तो अगर तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होता है, अगर दो ही कोण दिखाते बराबर होता तब भी समरूप हो जाएगा। एक तीसरा नियम देखते हैं, तीसरे नियम में क्या हो जाएगा, तीसरे नियम में अगर देखें समरूपता का, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं समरूपता के नियम में दो भुजा और उनके बीच का कोण, दो भुजा, तो इसमें अगर यहाँ पर हम लोग जो है सर्वांग समता दिखा रहे हैं, तो सर्वांग समता में क्या हो जाएगा ए बी, अगर ए बी दो भुजा और उनके बीच का कोण, तो ए बी एक भुजा हो गई, दूसरी भुजा क्या है बी सी, दो भुजा और उनके बीच का कोण कोण बी। दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजा, संगत भुजा क्या हो जाएगी पी क्यू और क्यू आर, और उनके बीच का कोण क्या है कोण क्यू। अगर इसके बराबर होगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा सर्वांगसम होता है। इसमें ए बी बराबर दिखाना रहता है पी क्यू के और बी सी बराबर दिखाना रहता है क्यू आर के और कोण बी बराबर दिखाना रहता है कोण क्यू के। तो ये होता है जो है सर्वांग समता का रूल। लेकिन समरूपता में ऐसा नहीं होता है। समरूपता में अगर दिखाना चाहें तो किन्हीं भी दो भुजा का अनुपात, किन्हीं भी दो भुजा का अनुपात जैसे ले लें, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दो भुजा, एक भुजा लेते हैं ए बी, जैसे इसमें लिए थे, ए बी का अनुपात किसके बराबर होना चाहिए पी क्यू के अनुपात के बराबर। ए बी और पी क्यू का अनुपात जो होगा किसके बराबर होना चाहिए बी सी और क्यू आर के अनुपात के बराबर। अगर ऐसा है ए बी का अनुपात ए बी और पी क्यू का अनुपात बी सी और क्यू आर के अनुपात के बराबर है, साथ में इनके बीच में बनने वाला कोण क्या है कोण बी इक्वल है कोण आर की, तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा त्रिभुज समरूप होंगे, त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। और ये क्या है सर्वांग समता है, ये क्या है सर्वांग समता, ये समरूपता है। त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण अगर दूसरे त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात और उनके बीच के कोण के बराबर होगा, इसका मतलब त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। यहां से हम लोग जो है समरूपता के कुछ नियम को पढ़ चुके हैं, पढ़े भी। अब अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप होता है तब उसमें क्या क्या कंडीशन लगती है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहां पर एक त्रिभुज है एबीसी, अगर ये दिखा दिए त्रिभुज एबीसी समरूप होगा किसके, समरूप होगा किसके त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तब क्या होगा इनकी भुजाओं का अनुपात, जो कोण बराबर होंगे, ध्यान देना, जो कोण बराबर होंगे उनके सामने की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जैसे इसमें क्या है कोण ए बराबर है किसके कोण पी के, और कोण बी बराबर किसके हैं कोण क्यू के, और कोण सी बराबर किसके हैं कोण आर के। तो बराबर भुजाओं का अनुपात, जैसे कोण ए किसके बराबर है कोण पी के, तो कोण ए के सामने की भुजा कौन सी है, कोण ए के सामने की भुजा है बीसी, तो बीसी अनुपाते कोण, अब ए कोण किसके बराबर है पी के, तो इसका मतलब पी के सामने की भुजा क्या है क्यू आर, ये बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से कोण बी जो है, बी के सामने की भुजा क्या है एसी है, और ये वाला बी कोण किसके इक्वल है क्यू के, और क्यू के सामने की भुजा क्या है पी आर है। इसी तरीके से कोण सी के सामने की भुजा क्या है ए बी है, और कोण सी किसके इक्वल है कोण आर के, और आर के सामने की भुजा क्या हो जाएगी पी क्यू। तो अगर त्रिभुज दो त्रिभुज जो है समरूप है तो क्या हो जाएगा उनकी संगत भुजाएं जो है समान अनुपात में होती हैं। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ध्यान देना, इसमें जो कोण बराबर होगा उन्हीं के सामने की भुजाओं का अनुपात लिया जाएगा। तो यहां से हम लोग जो है समरूपता को समझे, और समरूपता अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप होगा तो उसमें क्या क्या जो है नियम लगा करके हम उसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहां से आप लोग समरूपता को समझ गए, तो यहां से आप लोगों ने समरूपता पढ़ लिया। अब देखिए समरूपता मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि थेल्स का जो थ्योरम है वो बिना समरूपता के नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको प्रूव करने के लिए जो है समरूपता को जानना जरूरी है। तो जो है हम लोग थेल्स का पहला प्रमेय देखते हैं। थेल्स के दोनों ही प्रमेय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। थेल्स का प्रमेय क्या बोलता है, किसी भी त्रिभुज में, एक त्रिभुज लेते हैं एबीसी, किसी भी त्रिभुज में
किसी एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची जाने वाली रेखा, ये त्रिभुज क्या है, एबीसी है, इसमें एक भुजा क्या लेते हैं, बीसी, इसके समांतर खींची जाने वाली रेखा क्या है, डी है। अन्य भुजा कौन कौन सी है, ए बी है और ए सी है, वो जिस बिंदु पर काटती है, किस बिंदु पर काट रही है, डी और ई पर, वह बिंदु क्या करते हैं, ये बिंदु क्या कर रहे हैं, भुजाओं को समान अनुपात में बांट रहे हैं। जो ये भुजा है ए डी और डी बी और ए ई और ई सी, इनको क्या हो रहा है, समान अनुपात में बांट रहे हैं। इसी को हमें प्रूफ करना है। तो लिखते हैं, पहला प्रूफ करने के लिए लिखते हैं, दिया है, क्या दिया गया है, डीई समांतर किसके हैं, डीई समांतर किसके हैं, बीसी के हैं, डीई समांतर किसके हैं, बीसी के। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि एडी अपान डीबी इक्वल टू किसके होना चाहिए, ए अपान ईसी के होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहां पर लिखते हैं उपपत्ति, उपपत्ति को बोलते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज को लेते हैं। एक त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई, दो त्रिभुज लिए। अब अगर आप लोग ये जानते हैं कि दो समांतर रेखा हैं, अगर उनको कोई तिर्यक रेखा काट रही होती है, दो समांतर रेखा हैं, उनको अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही होती है, तो उनके एक ही तरफ ऊपर या फिर नीचे बनने वाले कोण क्या होते हैं, जिनको एकांतर कोण बोला जाता है, संगत कोण बोला जाता है, वो आपस में बराबर होते हैं। यहाँ से देख सकते हैं डीई, अगर इसको आगे तक बढ़ाया जाए तो इसके समांतर है, इसका मतलब ये वाला कोण इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला कोण इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी किसके बराबर होगा, कोण बी बराबर होगा कोण डी के। इसी तरीके से कोण सी किसके बराबर होगा, कोण सी बराबर होगा किसके, कोण ई के। और कोण ए क्या हो जाएगा, दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ होगा, ये उभयनिष्ठ है। और कोण बी किसके बराबर है, कोण डी के, कोण बी किसके, ये दोनों क्या हो जाएंगे, संगत कोण होंगे, संगत कोण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल 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 तीनों है, एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई के। और यहां से हम लोग ये पढ़ चुके हैं, अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सिमिलर है, समान है, तो इसका मतलब जो है, जो कोण बराबर है उनके सामने की भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो त्रिभुज एबीसी में कोण बी के सामने की भुजा क्या है, एसी, एसी अपान क्या हो जाएगा, कोण बी किसके इक्वल है, कोण डी के। और छोटे वाले त्रिभुज एडी में, एडीई में कोण डी के सामने की भुजा क्या है, एई है। तो एसी अपान एई इक्वल हो जाएगा किसके, त्रिभुज एबीसी में कोण सी के सामने की भुजा क्या है, एबी है। और यहां से, और छोटे वाले त्रिभुज में एडीई में क्या है, ई के सामने की भुजा एडी है। तो यहां से हम लोग ये कर लिए, अगर समरूप है इसका मतलब जो समान कोण होते हैं, ध्यान देना, जो कोण समान है उन्हीं की भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होता है। तो यहाँ से AC अपान AE आ गया इक्वल टू AB अपान AD। अब यहाँ पर AC को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, क्या होगा, एक पार्ट होगा AE, AC को AE और EC, AE और EC, और नीचे क्या हो जाएगा AE इक्वल टू किसके हो जाएगा, AB को भी हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। तो AB में क्या हो जाएगा AD और क्या होगा DB, और नीचे क्या हो जाएगा AD हो जाएगा। अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, AE अपान AE प्लस EC अपान AE इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD अपान AD प्लस DB अपान AD। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस EC अपान AE इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 प्लस DB अपान AD। यहाँ से 1 से 1 भी कट जाएगा, क्या आ गया, EC अपान AE इक्वल टू किसके हो गया, DB
अपॉन AD। यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से हमें प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन DB। तो AD को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे तो AD इधर आ जाएगा, DB नीचे आ जाएगा, और इसी तरीके से AE ऊपर चला जाएगा और जो है EC नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है थेल्स थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। ये प्रूव्ड हो गया। ये सबसे अच्छी विधि है जो है, इस तरीके से प्रूफ हम कर सकते हैं। और जो थेल्स का अपोजिट थ्योरम है उसको अगर हम यहाँ से उल्टा करते जाएं, क्योंकि उसमें क्या रहेगा, भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा और उसके बाद हमें सिद्ध करना रहेगा कि जो ये तीसरी भुजा जो है, जो DE भुजा है वो BC के समांतर होगी। तो हम लोग जो है थेल्स प्रमेय के अपोजिट को देखते हैं। हम लोग जो है थेल्स का प्रमेय पढ़ लिए, अब हम लोग थेल्स के प्रमेय का अपोजिट देखते हैं, क्योंकि थेल्स के दो प्रमेय हैं जो है, एक तो मैंने सिखाया आपको, दूसरा जो है, दूसरा इसका अपोजिट वाला प्रमेय है। वो क्या बोलता है, यदि किसी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज है, किन्हीं दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा, तो कोई त्रिभुज लेते हैं ABC, इनमें किन्हीं दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा, ये मिलाने वाली रेखा क्या है, DE। भुजाओं को मिलाने वाली रेखा भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये वाली भुजा इस भुजा के अनुपात में बराबर हो, AE किसके बराबर हो, EC के बराबर हो, तो वह रेखा जो है इनको समान अनुपात में बांट रही है, रेखा कौन सी है, DE किसके समांतर होनी चाहिए, BC के। इसको हमें प्रूफ करना है। तो दिया क्या है, इसमें दिया है, क्या दिया गया है, AD अपान क्या हो जाएगा, DB। AD अपान क्या हो जाएगा, DB इक्वल होगा AE अपान EC के। ये दिया है। सिद्ध करना है, सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि DE समांतर किसके होना चाहिए, BC के। तो DE किसके समांतर होना चाहिए, BC के, ये हमें प्रूफ करना है। और थेल्स के प्रमेय में पहले ये दिया था, इसको दिया था, इसको प्रूफ करना था। तो पत्ती यहाँ पर लिखेंगे, और जो जैसे जैसे जो है मैंने पहले को बताया था, पहले प्रमेय को एकदम उल्टा का उल्टा करते चलेंगे। जैसे क्या है, इसमें लिख लेंगे AD अपान DB इक्वल क्या होगा, AE अपान EC। ये कैसे करने पर आया था, अगर पहला प्रमेय देखें तो इसको इंटरचेंज करने पर ये आया था, इधर का इधर चेंज करने पर, इधर का इधर। तो हम इसको फिर चेंज करते हैं, E इधर करेंगे EC, और क्या हो जाएगा, AE इक्वल क्या हो जाएगा, DB, और अपान क्या हो जाएगा, AD। इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में, क्योंकि वहां पर दोनों काट दिए थे ये, तो यहाँ पर जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। तो एक जोड़ने के बाद फिर क्या हो जाएगा, EC अपान AE प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, DB अपान AD प्लस 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, EC प्लस AE अपान क्या हो जाएगा, AE इक्वल टू क्या हो जाएगा, DB प्लस AD अपान क्या हो जाएगा, AD। अब यहाँ पर EC और AE ये मिलाकर के क्या हो जाएगा, EC और AE मिलाकर के क्या हो जाएगा, EC और AE मिलाकर के हो जाएगा AC अपान AE। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB अपान DB ये और AD ये, कितना हो जाएगा, AB अपान क्या हो जाएगा, AB अपान AD। यहाँ पर से ये देख सकते हैं कि AC ये वाली भुजा और दूसरे त्रिभुज का ये वाली भुजा AE, और उसके बाद फिर AB ये वाली भुजा और छोटी भुजा क्या है, AD। ये दोनों समान अनुपात में, साथ में जो है इनके बीच का कोण A बराबर क्या कोण है, कोण A के। ये क्या हो गया, ये उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ। यहाँ पर ये उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया, दोनों में कॉमन है कोण A। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सर्वांग समरूपता में मैंने पहले से ही बताया था कि अगर दो भुजाएं जो है समान अनुपात में हो, एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज के, और उनके बीच का कोण बराबर हो, तो इसका मतलब त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। अतः त्रिभुज ABC सिमिलर हो जाएगा किसके, त्रिभुज किसके, ADE के। इसके सिमिलर हो गया, समरूप हो गया, इसका मतलब इसके सारे कोण बराबर होंगे दूसरे त्रिभुज के।
क्या हो जाएगा, कोण डी किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी के, और कोण ई किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी के। यहाँ से ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है, संगत कोण है, संगत कोण है, और इसलिए संगत कोण है, इसलिए क्या हो जाएगा, बीसी समांतर हो जाएगा डी। इस चीज को हमें प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया इस तरीके से। तो यहाँ से हम लोगों ने जो है थेल्स के थ्योरम के अपोजिट को जो है समझा, जो उसका विलोम प्रमेय था। इसको अगर देखा जाए तो जैसे मैंने पहला प्रमेय किया था, सेम एकदम अगर उल्टा करते जाएं तो क्या हो जाएगा, दूसरा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने थेल्स के पहले प्रमेय, दूसरे प्रमेय, समरूपता के बारे में समझा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी ये पहल समझ में आई होगी। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के समझ में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इसको। इस वीडियो में मैंने दोनों प्रमेय के बारे में बताया, नेक्स्ट वीडियो में और सारे प्रमेय हैं, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड सारे पर डिस्कशन होगा। तो आप लोग जो है आगे की वीडियो के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। थैंक यू।